हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी हम लोग परमुटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन शुरू करने जा रहे हैं तो परमुटेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे चीज मिलेगा जो कि कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन भी आएगा, ठीक है, और परमुटेशन भी। तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन देखने के बाद। ठीक है, तो कि देखो ये एक ही टॉपिक है एक्चुअली, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग परमुटेशन भी देख लिए, कॉम्बिनेशन भी देख लिए। फिर जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होगा, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के यूज से आएगा, वो हम लोग फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब अगर एक वर्ड में समझना हो तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन करना। जैसे परमुटेशन का मतलब क्या होता था, परमुटेशन का मतलब जैसे होता था अरेंजमेंट। ठीक है, परमुटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट करना। ठीक है, वहां पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस रहता था, मतलब कि आप ए बी एक बार सेलेक्ट किए तो एक बार बी ए अगला सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन में एक बार ए बी सेलेक्ट कर लिए तो फिर बी ए का मतलब बी ए अब सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, बी ए का मतलब ही वही हुआ। ठीक है, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन का मतलब हुआ टीम बनाना एक। ठीक है, और टीम बनाए आप एक ए बी का, तो फिर ए बी का एक टीम बन गया, उसमें ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो, दोनों सेम ही बात हुआ। ठीक है, तो चलो इसका डिफिनीशन होता है, बोलते हैं कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, तो कॉम्बिनेशन जो है वो थिंग्स का सिलेक्शन है एक बार में कुछ को लेकर। जैसे मान लो 3 चीज है या 10 चीज है, उसमें से एक बार में 3 3 को लेकर एक टीम बनाना है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन। या नहीं तो एक बार में सबको लेकर टीम बनाना है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। तो वही बोला जा रहा है कि कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। ठीक है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर ऑफ थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थिंग्स का ऑर्डर जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको, उसका ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है, मतलब एक बार ए बी का सिलेक्शन कर लिए तो फिर दोबारा बी ए का नहीं करना है, मतलब ऑर्डर चेंज करने से यहाँ पे कुछ नया नहीं बनेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर को चेंज करने से नया कुछ चीज नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो देख लो, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे बोला जाए सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, मान लो ए बी सी टेकन टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, मतलब एक बार में 2 को लेकर सिलेक्शन करना है। टोटल हमारे पास 3 थिंग्स हैं, ए बी और सी, टोटल हमारे पास 3 थिंग्स है, और एक बार में 2 थिंग्स का को लेकर सिलेक्शन करना है। तो कैसे करोगे, सिलेक्शन का मतलब हुआ कि एक बार में ए बी ले लिए तो अब ऑर्डर चेंज करके नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने वेज में सेलेक्ट करोगे, सोचो। ए बी फिर ए सी और क्या करोगे, तो बी सी, बस यही। अब और कुछ आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, और आप लोगे तो फिर वही होगा, जैसे मान लो बी ए लिए तो वो ए बी आ गया तो फिर बी ए दोबारा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3 वेज, मतलब 3 वेज में आप ये 3 थिंग्स का सिलेक्शन 2 एट ए टाइम, मतलब एक बार में 2 को लेकर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कितने वेज में, तो 3 वेज में। जैसे अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बोला जाए कि मान लो 3 स्टूडेंट है ए बी और सी, आपको तीनों स्टूडेंट्स में से एक बार में 2 को लेकर सेलेक्ट करना है। किसी एक बार में 2 को लेकर सेलेक्ट करना है, मान लो कोई गेम खिलाने के लिए, मतलब 3 स्टूडेंट है और 2 ही स्टूडेंट, मान लो कोई एक गेम है, मान लो चेस गेम है, उसको 2 ही स्टूडेंट खेल सकते हैं। तो पूछा जाए कि आप कितने तरीके से, मतलब 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब कितने तरीके से वो गेम करा सकते हो। तो एक बार गेम हो सकता है ए और बी के बीच। ठीक है, अब सोचो ए और बी के बीच गेम होगा, तो फिर अब कोई बोले कि अब बी और ए के बीच कराते हैं, तो क्या वो नया चीज होगा, क्या नया नहीं होगा। ए और बी के बीच गेम कराओ चाहे बी और ए के बीच गेम कराओ, सेम ही बात हुआ, मतलब यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर
ए और सी के बीच एक गेम कराओ तो ये नया है, ए और बी के बीच गेम हुआ और यहाँ ए और सी के बीच गेम हुआ, यहाँ ए बी से खेला, यहाँ ए सी से खेला, तो ये दोनों नया चीज़ है, ठीक है। फिर बी सी से खेला, ये भी नया है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है, लेकिन अब हम कुछ भी करें, जैसे बी सी कर किए, अब सी भी कोई करे तो वो नया नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, खुद देखते ही पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मान लो 4 पॉइंट्स हो, एक प्लेन में 4 पॉइंट्स हो, लिख रहा है 4 पॉइंट्स, नन कोलिनियर है, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड by joining any 3, ठीक है। 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन, मान लो 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, ठीक है। चलो ब्रैकेट में छोटा सा लिख दिए। 4 पॉइंट्स है हमारे पास ए बी सी डी, मान लो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी, ठीक है। मान लो यहीं पे है डी, चलो सामने। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स है। अब बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कितना ट्रायंगल बनेगा। तो सोचो आप एक बार ए बी सी ए इसको ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल क्या बन गया, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बना। अब सोचो, अब कोई बोले कि अब हम बी सी ए को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल बी सी ए बना रहे हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी ए दोनों अलग अलग ट्रायंगल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, तो बी सी ए जो ट्रायंगल होगा वो नया ट्रायंगल नहीं होगा, है ना। या बोला जाए, कोई बोले कि ट्रायंगल सी ए बी हम बना रहे हैं, सी ए बी, तो ये भी नया नहीं होगा। मतलब ए बी सी को अब इधर उधर करके कोई सोचे, मतलब ए बी सी के ऑर्डर को चेंज करके कोई बोले कि ये चलो ये नया चीज मिल गया, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नया चीज नहीं मिला, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल ए बी डी, ये नया ट्रायंगल होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, सारा वाइट हो गया, गोल गोल घूम रहा है, हाँ ठीक हो गया। चलिए देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, तो ये नया मिलेगा, नया ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। फिर आगे, अब ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, अब नया नहीं होगा, ठीक है। अब और हो सकता है कैसे, तो बी सी डी, देख लो बी सी डी, ये नया ट्रायंगल होगा, ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। और ये देखो ये भी ट्रायंगल एक नया होगा, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी। देखो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब डी को छोड़ दिया तो एक ट्रायंगल बन गया, फिर सी को छोड़ दिया तो एक ट्रायंगल बन गया ए बी डी, फिर ए को छोड़ दिए तो एक ट्रायंगल बन गया बी सी डी, और बी को इसमें छोड़ दिए तो एक ट्रायंगल बन गया ए सी डी। अब कोई नया नहीं बनेगा, बस यही 4 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये 4 ट्रायंगल बन सकता है यहाँ पे। अब इसमें से आप एक दूसरे को, जैसे बी सी डी है तो सी डी भी कोई करेगा तो वो नया ट्रायंगल नहीं होगा, वो सेम ही ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन, मतलब 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी। बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड बाय ज्वाइनिंग एनी 3, तो कितना ट्रायंगल बन सकता है, तो 4 ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। 4 ट्रायंगल कैन बी मेड, ठीक है, 4 ट्रायंगल यहाँ पे बन सकता है। तो यही है कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे और इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। याद करो परमुटेशन में कैसे क्वेश्चन आया था, परमुटेशन में क्या था, तो बोलेगा कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय arrangement of 4 letters A B C D। देखो 4 लेटर दे दे A B C D और बोले ये चारों लेटर को अरेंज करने से कितना वर्ड बनेगा। तो हम लोग को तो वैसे पता ही है फैक्टोरियल 4, 4 लेटर है तो उसको अरेंज करने से फैक्टोरियल 4 वर्ड बनेगा, यानी कौन सा होगा,
तो ये एक्चुअली उसके जैसा मंगाने के लिए रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो चारों को अरेंज करने से फैक्टोरियल 4 हो ही जाएगा, लेकिन इसके पहले वाला के जैसा मंगाने के लिए ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाई अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स ए बी सी डी टेकन 3 एट ए टाइम। बोल रहा है कि कितना वर्ड बनेगा 4 लेटर को अरेंज करने से, लेकिन चारों को नहीं लेना है, एक बार में 3 को लेना है। तो कितना वर्ड बनेगा, तो सीधे लिख रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 4p3। 4 का अरेंजमेंट करना है एक बार में 3 को लेकर, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब आई फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा एक्चुअली फैक्टोरियल 4, यानी 24 वर्ड ही बनेगा, ठीक है। कौन कौन वर्ड होगा, तो एक हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। अब देखो यहां पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ए बी सी एक वर्ड मान लो हो गया, यहाँ पे मीनिंग नहीं देखा जाता है कि मीनिंग इसका होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ए बी सी एक वर्ड हो गया। अब ए सी बी एक दूसरा वर्ड हो जाएगा। देखो ए बी सी एक वर्ड हुआ तो ए सी बी दूसरा वर्ड हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल में ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ तो ए सी बी दूसरा ट्रायंगल नहीं होगा, वो वही ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ तो ए सी बी भी वही ट्रायंगल होगा, ठीक है। नया अरेंजमेंट, नया ट्रायंगल नहीं मिला। लेकिन वर्ड आपसे पूछे कि वर्ड कितना बन सकता है, तो इससे तो ये बहुत ज़्यादा बन सकता है। मतलब ये हो जाएगा ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी ए सी, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बी सी ए, ठीक है। ऐसे ही 24 बनेगा, ठीक है। तो सबको हम लिख नहीं रहे, 24 बनेगा, यहाँ पे 20 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि परमुटेशन डिफरेंट कैसे है कॉम्बिनेशन से। तो परमुटेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि कितने वर्ड बनेंगे, तो वर्ड बनेंगे या कितने नंबर बनेंगे, ये सब टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन में ऑर्डर को बदलने से नया चीज मिलता है, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन के केस में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि 4 पॉइंट है, उसमें से 3 को मिलाकर आपको बनाना है ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर को बदलने से नया चीज नहीं मिलेगा। तो जहां पे ऑर्डर को बदलने से नया चीज नहीं मिलेगा वो कॉम्बिनेशन का केस है। किसका केस है, कॉम्बिनेशन का। और जहां पे ऑर्डर को बदलने से नया चीज मिलेगा वो केस है किसका, देख लो, ऑर्डर को बदलने से नया चीज मिल रहा है यहाँ पे, तो ये केस है किसका, परमुटेशन का, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 4p3, ठीक है। आगे हम लोग कॉम्बिनेशन में भी फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे और वहां पे कॉम्बिनेशन वाले केस में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आई होप आपको क्या होता है परमुटेशन एंड क्या होता है कॉम्बिनेशन, आई होप आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंट, तो एक्चुअली अभी हम लोग वही समझ रहे थे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परमुटेशन और यहाँ पे कॉम्बिनेशन, क्या डिफरेंस है। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट या नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ थिंग्स यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगभग क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो क्वेश्चन जनरली आता है यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, ठीक है। बैठाने को बोलेगा, ठीक है, मतलब बैठाने मतलब अरेंज करना, ठीक है। तो अरेंजिंग पीपल, ठीक है। जैसे था ना कि 5 बॉयज 6 गर्ल एंड 6 बॉयज 5 गर्ल्स को बैठाओ, ऐसे हो, अलग अलग तरीके का वहाँ पे कंडीशन देकर बोलता था। मतलब अरेंजिंग पीपल्स को अरेंज करने का बात बोलेगा, ठीक है। अच्छा ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि परमुटेशन का, आपको खुद सोचना है, ठीक है। जैसे वर्ड फॉर्मेशन आया तो आपको सोचना है परमुटेशन लगेगा, नंबर फॉर्मेशन में भी परमुटेशन, अरेंजिंग पीपल्स, ठीक है, और भी आएगा, ठीक है। ईटीसी लिख देते हैं, ईटीसी मतलब अब जितना आएगा सब ईटीसी में शामिल रहेगा, ठीक है।
चलो तीसरा इसमें बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में आपको क्वेश्चन का जो ऑर्डर हो, मतलब क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा, टीम सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, ठीक है, टीम सिलेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टीम सिलेक्शन या कमिटी सिलेक्शन, या मतलब कोई गेम कराना हो तो उसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये सब से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद से ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने को, मतलब जैसे ट्रायंगल बनाओ, 4 पॉइंट है तो ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, पेंटागन बनाओ, ठीक है, ये सब आएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और भी आएगा तो हम लोग देखेंगे, ईटीसी फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग देखें कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो कोई भी क्वेश्चन आए, आप देखो ऑर्डर को बदल के देखो, अगर ऑर्डर को बदलने से नया चीज़ बनता है तो बोलेंगे परमुटेशन का केस है, और ऑर्डर को बदलने से नया चीज़ नहीं बनता है तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन का केस है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है, मतलब n थिंग्स का कॉम्बिनेशन करना हो और एक बार में कितना लेना है, तो एक बार में r को लेकर कॉम्बिनेशन करना है, यानी सिलेक्शन करना है। तो इसको पहले डिनोट कैसे करेंगे और उसके बाद से इसका वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका नोटेशन देखते हैं, नोटेशन किसका, तो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, NCR, NCR का मतलब C, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। या नहीं तो ऐसे भी होता है, C देकर और ऐसे n r ब्रैकेट में n r, जैसे P देकर वहां पे परमुटेशन में P देकर n r लिखते थे, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। या नहीं तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ऐसे देकर n और नीचे r, इसका भी मतलब होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है, इसका भी मतलब NCR ही होता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, मतलब वहाँ पे NCR ही लिखा गया है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे नहीं तो ऐसे, तीन तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम को डिनोट करते हैं। ये सब का मतलब क्या हुआ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, जैसे बोला जाए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करोगे, तो 4C3, या नहीं तो आप C लिखकर ऐसे 4,3, या नहीं तो आप ऐसे 4 और 3 लिख दो तो ये चलेगा, ठीक है। जनरली ये ज़्यादा फेमस है, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे 4C3। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 4 थिंग्स है टोटल आपके पास, और उसमें से एक बार में 3 को लेकर सिलेक्शन करना है, कॉम्बिनेशन करना है, मतलब सिलेक्शन करना है, ठीक है। जैसे वो ट्रायंगल वाला था, उसमें उसको आप डिनोट करना हो तो लिख सकते हो 4C3, ठीक है। तो आई होप इसका नोटेशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये NCR का फॉर्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम को कितने वेज में कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला, ठीक है, किसका, तो NCR का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे और उससे इसका फॉर्मूला समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपके पास 4 चीज़ हो A B C और D, और बोला जाए कि एक बार में तीन का सिलेक्शन करो, ठीक है। 4 चीज़ है हमारे पास और सिलेक्शन करना है, लिख रहे हैं सिलेक्शन ऑफ 3 या 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। ये 4 चीज़ है हमारे पास A B C D, और इसमें से एक बार में 3 को लेकर सिलेक्शन करना है, तो कैसे करोगे, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, देखो सिलेक्शन करना है तो कैसे करोगे, तो एक बार A B C ले लिए तो ये हो गया A B C, एक बार A B D ले लिए तो A B D हो गया, ठीक है। एक बार हम लोग ले लिए A C D,
ठीक है, ए सी डी, और एक बार ले लिए बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। तो ये 4 वेज में हम लोग कर पाए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, कितने वेज में किए? 4 वेज में किए, ठीक है, 4 वेज में, 4 तरीके से किए। अब देखो, अब पूछा जाए कि परमुटेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, तो आप कैसे करोगे? पहले वेज छोड़ दो आप, ठीक है, पहले करोगे कैसे? तो आप क्या करोगे कि ये पहले ए बी सी लोगे, पहले ए बी सी लोगे, ए बी सी, ठीक है। अब इसी को आप अरेंज करके, जैसे ए बी सी लिए तो आप इसी को पहले अरेंज करोगे। एक बार क्या लिखोगे? ए सी बी लिखोगे, फिर लिखोगे बी सी ए, ठीक है, फिर बी ए सी लिखोगे, फिर उसके बाद से सी से शुरुआत होता हुआ तो सी ए बी लिखोगे और सी बी ए लिखोगे, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे एक वेज, सिलेक्शन में एक वेज था, उसके बदले हम लोग परमुटेशन में हम लोग 6 वेज बना दिए। 6 वेज मतलब 3 चीज का सिलेक्शन किए थे तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, मतलब सिलेक्शन में एक तरह से हम लोग किए थे, एक चीज कोई सिलेक्ट किए, उसी को 6 तरीके से फिर परमुटेशन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सिलेक्शन में तो ऐसा करना नहीं है, सिलेक्शन में उतना ही छोड़ देना है। फिर अगला आप क्या करोगे? परमुटेशन करने के लिए फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप करोगे, पहले ए बी सी ले लिए, पूरा इसका बना दिए अरेंज करके, घुमा फिरा के जितना बनना था बना दिए। अब लेंगे ए बी डी, ए बी डी, और फिर इसको घुमा फिरा के फिर 6 इसका करेंगे। फिर ए सी डी लेंगे, इसका भी फिर 6 करेंगे, ए सी डी, फिर इसका भी 6, और बी सी डी, इसका भी कितना? 6। तो यहां पे देखो, यहां पे रिलेशन क्या निकल के आया? यहां पे रिलेशन निकल के आया कि यहां पे जैसे 4 वेज था, टोटल 4 वेज में हम लोग सिलेक्शन किए थे, और यहां पे सभी 4 के बदले 6 हो रहा है, मतलब सभी 1 के बदले 6 हो रहा है। तो 4 के बदले क्या होगा? मतलब सभी 1 के बदले 6, फिर दूसरे के बदले 6, तीसरे के बदले 6, चौथे के बदले 6। तो टोटल यहाँ पे परमुटेशन का वेज कितना आ जाएगा? तो 4 अगुने 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 को ही आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, मतलब 4 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ध्यान से देखना, ये परमुटेशन आ गया। परमुटेशन कितने वेज में किए? तो 4 क्या है? तो जितने वेज में हम लोग सिलेक्शन किए थे, देख रहे हो, ये ए बी सी, मतलब एक सिलेक्शन के बदले 6 बना, तो 4 सिलेक्शन के बदले, पूरे 4 सिलेक्शन के बदले कितना बन गया? तो 4 इंटू 6 बन गया, ठीक है, मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बन गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं न्यू पेज लेता हूँ और लिखता हूँ, अगर हमको लिखना हो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो कि नहीं? देखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन फाइंड करना हो तो आप नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, देखो अभी हम लोग सिलेक्शन, ये पिछले क्वेश्चन के लिए, अभी हम लोग सिलेक्शन कितने वेज में किए थे? 4 वेज में सिलेक्शन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेज में सिलेक्शन किए थे, और परमुटेशन कितने वेज में हुआ? तो परमुटेशन को आप लिख सकते हो ना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन जो है वो 4 इंटू और फैक्टोरियल 3 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मतलब 4 इंटू क्या हो गया? फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन जो होता है वो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू जितना चीज है, जितना चीज का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब सिलेक्शन में हम लोग फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखे, अभी यहाँ पे 4 चीज था, तो 4 चीज का पहले सिलेक्शन किए एक बार में 3-3 को लेकर, तो 4 वेज आया, ठीक है। और एक बार में 3-3 को लेकर फिर अरेंजमेंट किए तो हमको कितना आया? तो 4 गुने फैक्टोरियल 3 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास टोटल कितना चीज है? टोटल हमारे पास n थिंग्स है। एक बार में r को लेकर सिलेक्शन करना है,
ठीक है, एक बार में आर को लेकर क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू फैक्टोरियल आर। देखो यहां पे तीन चीज था तो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई किए, यहां पे आर चीज एक बार में आर को लेकर, मतलब जो भी परमुटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है एक बार में आर चीज को लेना है तो फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन किस चीज का, तो यहां पे टोटल n थिंग्स हैं, एक बार में r को लेकर परमुटेशन करना है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन को डिनोट करोगे आप npr से, और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, इसको आप डिनोट करोगे ncr से, इनटू फैक्टोरियल r। ये हमारे पास एक रिलेशन बचा, npr इक्वल टू ncr इनटू फैक्टोरियल r। अब आप तो जानते हो npr का फॉर्मूला जानते हो, तो npr को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये npr का फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू ncr इंटू फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल r को भी इधर डिवाइड कर दो तो आपको ncr इक्वल टू मिल जाएगा, फैक्टोरियल r को इधर डिवाइड करो तो होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r भी इधर चला जाएगा। तो ncr का ये फॉर्मूला हो गया, देख लो ध्यान से देखो, ncr का फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n मतलब ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अब बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल इनटू फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल, ठीक है, ये इतना होता है। ncr का फॉर्मूला ये होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं, जैसे आपसे बोले कि आप निकालो 4c3 का वैल्यू, ठीक है, मतलब टोटल आपके पास 4 थिंग्स है, उसमें से एक बार में 3 को लेकर सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे, गिनेंगे नहीं, लिख के गिनेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, तो फैक्टोरियल 4 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, अब बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, चलो 4 माइनस 3 ही लिख देते हैं। अब फिर इंटू नीचे वाला का फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 3। अब ये हो गया फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, आप लिख सकते हो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे में ये है फैक्टोरियल 1 और इधर फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कटेगा तो ये आ गया 4। तो देख लो 4c3 का वैल्यू आया 4, ठीक है, मतलब 4 चीज है आपके पास और एक बार में 3 को लेकर सिलेक्शन करना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन करना है, तो कितने वेज में करोगे, 4 वेज में करोगे, ठीक है। आपने देखा था हम लोग जो ट्रायंगल बनाए थे वो 4 ट्रायंगल बना था, ठीक है, या यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये ABCD वाला देख लो, ABCD 4 चीज है और एक बार में 3 को लेकर सिलेक्शन करना है, तो देखो 4 ही वेज आया ना, तो 4 वेज हमको यहाँ पे मिला, तो 4 वेज यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला से भी निकाले तो आ गया, 4c3 इक्वल टू निकाले तो 4 आ गया हमको, ठीक है। वैसे ही आप कुछ भी निकाल सकते हो, 10c8 निकाल लो, क्या होगा, तो फैक्टोरियल 10 बाई ऊपर वाले का फैक्टोरियल बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करोगे तो 10 माइनस 8 तो 2 फैक्टोरियल, अब फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल मतलब 8। अब ये हो गया फैक्टोरियल 10 को आप 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हो, और नीचे फैक्टोरियल 2 है जिसका वैल्यू 2 होगा, और ये फैक्टोरियल 8, ये फैक्टोरियल 8 कटा और ये 2 से 5 टाइम्स कटा और बचा 9 5 45, तो देख लो 45 आ गया, ठीक है। ये तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे दे तो आप वैल्यू निकाल सकते हो उसका, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं कुछ दे देता हूँ, इसका वैल्यू निकाल लेना, जैसे कि 5c2 10c7 20c19 15c12 8c5, ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अभी आप वीडियो को पॉज करके निकालो ताकि अभी आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो कुछ काम थोड़ा फास्ट होने के लिए आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। जैसे देखो कोई भी नंबर हो, जैसे n हो, nc0, इसका वैल्यू देखो याद होना चाहिए, ठीक है। nc0 पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको आप याद रखना। nc0 क्या होता है, तो nc0 का पहले लिखो फैक्टोरियल n हो गया,
अब बाई में फैक्टोरियल n माइनस जीरो तो n ही हो गया, और फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल लिखोगे यानी जीरो, तो ये कटा और फैक्टोरियल जीरो 1 होता है, मतलब 1 आ गया। तो NC0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, मतलब कोई भी C0, 5C0 आए इसका भी वैल्यू 1, 4C0 आए 1, ठीक है, 10C0 आए 1, ठीक है, नीचे में यहाँ पे 0 हो तो 1 हो जाता है, ठीक है, कुछ भी 1,00,000 C0 आए, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 1, ठीक है। तो NC0 1 ये याद रखना है, NC0 इक्वल टू 1, ठीक है। फिर चलो एक और आगे देखते हैं, NCN, एक तो हुआ NC0, ठीक है, और फिर NCN, इसका भी वैल्यू देखते हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, आगे फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। तो NCN निकालो तो ये होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, मतलब n माइनस n 0, और नीचे वाला का फैक्टोरियल मतलब n। तो इस बार ये कटा और देख लो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। तो देख लो यहाँ पे NCN का वैल्यू भी 1 आया, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। NCN का वैल्यू 1 आया, इसको आप याद कर लेना, और NC0 का वैल्यू भी 1 आया, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम हो, मतलब 10C 10 हो तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 9C 9 हो इसका वैल्यू 1 होगा, 5C 5 हो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। चलो तो ये सब याद रखना है। फिर ये 2 हो गया, और देख लो थोड़ा सा, अगर बोला जाए NC1, इसका वैल्यू देख लो, तो ये होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 अपर माइनस लोअर, तो n माइनस 1, और फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल यानी 1। तो फैक्टोरियल n है ऊपर में, इसको आप n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हो, और नीचे में फैक्टोरियल n माइनस 1 है, ये 1 तो खत्म हो जाएगा, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कटेगा और बचेगा n। तो देख लो यहाँ पे आ गया NC1 का वैल्यू भी n, ठीक है, मतलब NC1 हो तो इसका वैल्यू होता है n, इसको आप याद रखना, ठीक है। NC1 का वैल्यू n, ठीक है, जो ऊपर हो वही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल बोला जाए 10C1 तो आप बोल दोगे 10, 100C1 तो बोल दोगे 100, ठीक है, 20C1 तो बोल दोगे 20, ठीक है। ये सब वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन याद रखोगे तो क्वेश्चन जो होगा वो फास्ट बनेगा, ठीक है। चलो तो ये NC1 का वैल्यू n। आगे और भी आप देख लो, जैसे बोला जाए NCN माइनस 1, ठीक है, वैसे आपको फॉर्मूला मिलेगा तो पता चलेगा ये और ये तो सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन देख लो अभी निकाल लो, थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ेगा और थोड़ा सीखोगे भी फॉर्मूला का एप्लीकेशंस। तो ये हो गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, तो n माइनस n अब प्लस 1 हो जाएगा, और फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये n से n कटा और ये इसी के जैसा आ गया, मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये आप n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो क्या, तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 कटा और बच गया n। तो देख लो NC1 हो तो वो भी n होता है, और NCN माइनस 1 हो तो इसका भी वैल्यू कितना होता है, इसका भी वैल्यू n होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि NCN माइनस 1 मतलब ऊपर से नीचे वाला एक कम हो, नीचे वाला एक कम हो ऊपर से, जैसे 10C9 हो तो इसका भी वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 10C1 का वैल्यू 10, वैसे ही 10C9 हो, मतलब 10C यहाँ पे 1 हो, सब जगह 1 हो तो ऊपर वाला ही हो जाएगा वैल्यू, या यहाँ पे उससे एक कम हो तो ऊपर वाला हो जाएगा वैल्यू। जैसे 100C99 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। जैसे 20C19 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 4 चीज है, इसको आप याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं एक छोटा सा नोट, ठीक है। नोट क्या है तो ध्यान से देखना इस नोट को। बोलते हैं कि NCR डिफाइंड व्हेन, एक नंबर में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n ये जो हो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर आप समझते हो ना, 1 2 3 ये सब काउंटिंग नंबर, 4 5 ये सारा हो, तो बोलते हैं कि ये NCR डिफाइंड होगा, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर दूसरा ये जो r है नीचे वाला ये होना चाहिए होल नंबर, ठीक है, मतलब ये 0 हो सकता है, 1 2 3 ये सब हो सकता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन n ग्रेटर देन और इक्वल टू r होना चाहिए,
ठीक है, एन जो होना चाहिए वो आर से बड़ा होना चाहिए, या नहीं तो बराबर भी चलेगा लेकिन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एन का वैल्यू आर से कम नहीं होना चाहिए। एन का वैल्यू कम हो गया जैसे 5C 10, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, अनडिफाइंड होगा। तो बोले क्या कि एनसीआर डिफाइंड व्हेन दिस 3 कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब ये 3 कंडीशन में से कोई फेल किया तो बोलेंगे एनसीआर डिफाइंड नहीं होगा। जैसे हम बोल दें यहाँ पे नेचुरल नंबर न रख के कुछ और रख दे, जैसे बोले -5C3, -5 रख दिए तो बोलेंगे ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड, एनडी लिख दे रहे हैं मतलब नॉट डिफाइंड। और मान लो यहाँ पे हम लोग बोल दें अच्छा नेचुरल नंबर के बदले जैसे ये निगेटिव दे दें तो भी नॉट डिफाइंड, या ऐसे दे दें 3/2C2, ठीक है, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन आ गया। इस बार निगेटिव आया था, इस बार फ्रैक्शन आ गया, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर यहाँ पे आर के जगह पे होल नंबर नहीं रखें, जैसे मान लो यहाँ पे 5 रखे, 5C-2 रखे तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, या कुछ भी कोई भी जैसे 3C1/2 रखें तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, या n ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये रूल को फेल करें, मतलब n ग्रेटर देन और इक्वल टू आर नहीं रखें तो भी अनडिफाइंड होगा। जैसे 5C10 रख दें तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देख लो यहाँ पे n जो है वो r से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, 5 छोटा है 10 से। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। देख लो, सोचो इसका मतलब क्या हुआ। अगर हम बोले 5C10 तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 चीज है और एक बार में 10 को लेकर सिलेक्शन करना है। तो आप सोचो आपके पास 5 बच्चे हैं। ठीक है, मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे मतलब आपके बच्चे नहीं, आपके पास 5 स्टूडेंट्स है, खड़े हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसमें से एक बार में 10 को लेकर एक टीम बनाना है, क्या आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ठीक है, उसका मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, मिनिमम ये बराबर हो सकता है, जैसे 5C5 है तो ये डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये डिफाइंड हो जाएगा। बराबर हो, देखो बराबर दिए हैं, बराबर हो तो डिफाइंड होगा, या बड़ा होना चाहिए, जैसे 5C4 हो। ठीक है, तो देख लो इस बार 5 4 से बड़ा है तो ये भी डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड होगा, लेकिन 5C10 डिफाइंड नहीं होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा कि कब ये एनसीआर डिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर का प्रॉपर्टीज कुछ, और देख लो पहला प्रॉपर्टीज जो है वो यही है, एनसीआर इक्वल टू NCN-R। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, सो इसको ध्यान में रखना। एनसीआर को आप लिख सकते हो NCN-R। कोई बोलेगा कैसे, जो आप बोलिएगा वही हम मान लें, तो लो भैया प्रूफ दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रूफ करने के लिए इसको लेकर चलते हैं, इसका LHS लेकर चलते हैं। LHS देख लो क्या है, NCR है, इसका वैल्यू होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, अब RHS निकालते हैं। RHS क्या है, तो RHS है NCN-R। ठीक है, NCN-R, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, यानी n-n प्लस r। देख रहे हो, ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट करोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब n माइनस n हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस r हो जाएगा। अब फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल मतलब n-r फैक्टोरियल। तो देखो n से n कटा और ये बचा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r को चलो पहले लिख देते हैं, और ये देखो ये बचा फैक्टोरियल n से n कट गया, फैक्टोरियल r बचा। तो देख लो ये और ये सेम टू सेम है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। क्या बोलोगे, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हो गया प्रूव्ड। ठीक है, मतलब यहां पे NCR को आप लिख सकते हो NCN-R। एक्चुअली ये है क्या, तो NCR है तो NC और R के जगह पे आप अपर माइनस लोअर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं, यहां पे आपसे बोला जाए, जैसे बोला जाए 5C2, तो 5C2 को आप लिख सकते हो 5C और 2 के जगह पे आप 5-2 लिख सकते हो, 5-2 यानी 5C3। तो 5C2 और 5C3 सेम ही होगा। ठीक है, 5C2 और 5C3 क्या होगा, सेम होगा। ठीक है,
अच्छा कोई बोलेगा लॉजिकली इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकली ये और ये दोनों सेम कैसे आ रहा है? तो देखो हमारे पास इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 5 चीज है और 2 चीज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 5 चीज है, 2 चीज का सेलेक्ट करने का ये वेज है, ठीक है। 5 चीज है जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। तो 2 चीज को सेलेक्ट करना मतलब 2 चीज को रख लिए, मतलब 3 चीज को रिजेक्ट कर दिए। तो ध्यान से देखना 5C2 मतलब 5 चीज में से 2 चीज को सेलेक्ट करना। अब 5C3 का मतलब 5 चीज में से 3 चीज को सेलेक्ट करना। तो सोचो दोनों बराबर कैसे हो गया? तो सोचो 5 में से 2 चीज को जितने वेज में सेलेक्ट करेंगे उतना ही वेज में हम 3 चीज को रिजेक्ट करेंगे। ध्यान से देखना 5 में से 2 चीज को जितने वेज में हम लोग सेलेक्ट करेंगे उतना ही वेज में 3 चीज को रिजेक्ट करेंगे। तो 5C2 का मतलब हुआ कि 5 चीज है, 2 चीज का सिलेक्शन कर लिए। अब 5C3 को मान लो कि आप मान लो कि 5 चीज है और उसमें से 3 चीज को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो 5 चीज में से 2 चीज को सेलेक्ट करना या 3 चीज को रिजेक्ट करना, दोनों का सेम वेज आएगा। सो इस दोनों का 5C2 एंड 5C3 का वैल्यू सेम आ जाता है, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो कोई भी, जैसे 10C9 है तो 10C9 को लिख सकते हो 10C और 10 - 9 यानी कि 1, ठीक है। तो 10C9 और 10C1 सेम होगा। या 10C10 है तो आप इसको लिख सकते हो 10C और 10 - 10 यानी कि 0। तो 10C10 और 10C0 ये दोनों सेम आएगा। मैंने बताया था ना 10C10 का वैल्यू भी 1 और 10C0 का भी वैल्यू 1, मतलब दोनों बराबर हो तो भी वैल्यू 1, यहाँ पे 0 हो तो भी वैल्यू 1। फिर इसका भी मैंने बताया था 10C9 मतलब 10 से एक कम हो तो इसका वैल्यू 10 हो जाता है, या 10C1 हो तो भी इसका वैल्यू 10 हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से भी ये दोनों एक आ गया, मतलब दोनों सेम आ गया, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने बोला था ना कि NC1 को याद रखो, ये कितना होता है? तो ये होता है n, NC1 का वैल्यू भी n, NCn-1 का भी वैल्यू n। अब देखो ये फॉर्मूला से NCn और NCn-1 दोनों सेम है क्या? एकदम सेम है। NC1 को 1 के जगह पे आप NC और 1 के जगह पे n-1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे 10C9 का वैल्यू 10 हुआ वैसे ही 10C1 का भी वैल्यू 10 हो गया। अभी हम लोग इस प्रॉपर्टीज से ये कंफर्म कर लिए, ठीक है। तो आपके पास कहीं ऐसा हो, मान लो कि 100C99 दिख रहा है तो आप इसको 100C और 99 के जगह पे 100 - 99 यानी 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा यूज होगा, इसको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। ये रहा दूसरा प्रॉपर्टीज आपका, ये रहा दूसरा प्रॉपर्टीज। बोल रहा है कि इफ NCX इक्वल टू NCY देन आइदर x इक्वल टू y, या नहीं तो x प्लस y इक्वल टू n। देखो NCX और NCY ऐसे दो बराबर हो तो x इक्वल टू y तो दिख रहा है, देखने से बराबर हो सकता है, या अगर बराबर नहीं हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू n, ठीक है। कोई बोलेगा कैसे हुआ? तो NCX इक्वल टू NCY है, ठीक है। अब इसी को कोई ऐसे लिख सकता है क्या? NCX इक्वल टू NC और y के जगह पे n माइनस वाई, ठीक है, कोई लिख सकता है ऐसे। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात हुआ। अब यहां से आप कंपेयर करोगे NCX इक्वल टू NCY तो x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, सॉरी x इक्वल टू वाई मिल जाएगा, तो ये मिल गया x इक्वल टू वाई। लेकिन यहां से अगर कोई कंपेयर करेगा, क्योंकि ये दोनों भी तो बराबर है, तो यहां से कोई कंपेयर करेगा तो x इक्वल टू n माइनस वाई मिलेगा, और माइनस वाई को इधर लाओगे तो x प्लस वाई इक्वल टू n आएगा। तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू n, या नहीं तो x इक्वल टू वाई। तो जब भी NCX इक्वल टू NCY हो तो आप ऐसे लिखोगे, या तो x इक्वल टू वाई या नहीं तो x प्लस वाई इक्वल टू n, ठीक है। जैसे इस प्रॉपर्टीज पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि इफ 18CX इक्वल टू 18CX प्लस 2 देन फाइंड x, x का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए तो डायरेक्टली पहले इक्वेट करो, ठीक है, मतलब इतना इसके बराबर है तो लिखोगे आप आइदर x इक्वल टू x प्लस 2, या नहीं तो x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 18,
ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये इसको सॉल्व करना शुरू करो तो x से x कटा, ये 0 = 2 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा दोगे। फिर इसको अब मेल लेकर चलो तो x + x ये हो जाएगा 2x, और 2 को उधर भेजो तो ये हो गया 16। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया 8। तो x का वैल्यू चाहिए था तो x का वैल्यू 8 मिल गया हमको, ठीक है। 8 x के जगह पे रखोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। देख लो 18c 8 आ गया, और ये आ गया 18c 8 + 2 10। देख लो दोनों बराबर है। 18c 8 को आप लिख सकते हो 18c 18 - 8 यानी कि 10, ठीक है। देख लो ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हम लोग ऐसे दोनों को बराबर नहीं करेंगे, हम लोग दोनों का एडिशन 18 के बराबर भी एक बार करेंगे, जैसे यहाँ पे किए x + x + 2 = 18। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये NCR + NCR - 1 = n + 1CR। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज है NCR का। देख लो NCR + NCR - 1 = n + 1CR होगा, ठीक है। कोई बोलेगा इसका प्रूफ कैसे करोगे, कैसे प्रूफ होगा? तो NCR लिख दो, LHS मतलब लेकर चलो। LHS है NCR यानी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n - r इंटू फैक्टोरियल r। फिर इसका निकालो, ये NCR - 1 होगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n - r + 1 इंटू फैक्टोरियल r - 1, ठीक है। ये हो गया। अब देख लो, अब यहाँ आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n। अब देखो इसको n - r फैक्टोरियल को इसके जैसा लाना है तो आप n - r + 1 ऊपर अपने मन से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी n - r + 1 मल्टीप्लाई कर दो, और जो है सो लिख दो n - r इंटू फैक्टोरियल r प्लस फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n - r + 1, और अपने मन से यहाँ पे ऊपर r और यहाँ पे भी r मल्टीप्लाई कर दो, ताकि r इंटू फैक्टोरियल r - 1 मिलके ये फैक्टोरियल r बन जाए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या, तो देख लो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल नहीं है, ऐसे ही है n - r + 1। अब बाई में ये देखो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, ये फैक्टोरियल n - r है, और n - r + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल n - r + 1 और इंटू फैक्टोरियल r प्लस ये हो गया फैक्टोरियल n इंटू r बाई, और यहाँ पे हो गया ये तो सेम n - r + 1 का फैक्टोरियल, और ये r इंटू फैक्टोरियल r - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल r। अब देखो अब दोनों में से कुछ कॉमन होगा क्या, तो दोनों में फैक्टोरियल n कॉमन है, देख रहा हूँ। फिर फैक्टोरियल n - r + 1 इंटू फैक्टोरियल r, सब कुछ कॉमन है सिर्फ इसको छोड़ के। तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हो गया हमको कॉमन, इसका वैल्यू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n - r + 1 इंटू फैक्टोरियल r। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे बचा n - r + 1 और यहाँ पे r, ठीक है। तो ये बच गया n - r + 1 प्लस r। तो देख लो r से r कैंसिल आउट हुआ और बचा n + 1, और n + 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n + 1। ध्यान से देखना, n + 1 को मल्टीप्लाई करोगे, n + 1 को मल्टीप्लाई करोगे फैक्टोरियल n से, ठीक है, फैक्टोरियल n से, फैक्टोरियल n यहाँ पे है, n + 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n + 1। अब बाई में हो गया कितना, तो फैक्टोरियल इसको आप लिख सकते हो ऐसे n + 1 माइनस r। देख लो ये +1 को n के साथ ऐड कर दिए और माइनस r कर दिए, इंटू फैक्टोरियल r है। अब ध्यान से देखो, इसको आप n + 1CR लिखोगे क्या, n + 1CR लिखोगे क्या, सोच लो। n + 1CR का वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल n + 1, फिर फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर देख लो यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पे अपर n + 1 माइनस r, अब फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल भी अवेलेबल है। तो आप इस चीज़ को आप इतना लिख सकते हो, n + 1CR लिख सकते हो। तो देख लो RHS यही था ना, RHS था n + 1CR, तो LHS लेकर चले और हम लोग RHS मंगा दिए।
तो ये देख लो, ये इतना हम इसलिए प्रूफ किए, वैसे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है तो प्रूफ कैसे हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने का आपको आइडिया आ जाए, बनाने का प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसका प्रूफ बता दिया। तो चलिए ये हो गया। अब याद करने का, इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर वाला दोनों सेम है एन एन, और नीचे वाला कंजिक्यूटिव है, मतलब एक जगह आर है और एक जगह आर माइनस वन है, मतलब कंजिक्यूटिव है, लगातार है। तो क्या करोगे, तो ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला कंजिक्यूटिव हो, तो ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, ठीक है, एन एन है तो एन प्लस वन कर दो, और नीचे वाला जो कंजिक्यूटिव है उसमें जो सबसे बड़ा है उसको ले लो। नहीं समझे, फिर से समझो, ऊपर वाला कंजिक्यूटिव जैसे कुछ भी ले लो, ऊपर वाला सेम है, जैसे कि मान लो 10C5 प्लस 10C6 हो, ठीक है। चलो ऐसे ही ऐसा करते हैं, पहली बार में उल्टा नहीं लेते हैं, पहले सीधा लेते हैं। 10C5 प्लस 10C4 हो, क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, ऊपर वाला सेम देख रहे हो, NCR माइनस वन, NCR प्लस NCR माइनस वन, देख लो ऊपर वाला सेम है तो आपको क्या करना है, तो दोनों जो सेम है उससे एक बढ़ा देना है, मतलब 11 C, और नीचे वाला देखो R है, यहाँ R माइनस वन है, तो क्या हुआ, R हुआ, मतलब बड़ा वाला हुआ, तो यहाँ भी बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब 11C5 हो जाएगा। नहीं समझे, ध्यान से देखो, माइंड अप्लाई करो, 10C5 है 10C4 है, ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला कंजिक्यूटिव हो, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा देंगे और नीचे वाले में जो सबसे बड़ा है उसको लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि, और एग्जाम्पल जैसे बोला जाए कि 50C34 प्लस 50C35 प्लस 51C36, ठीक है, इसका वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो पहले इस दो को देखो, ऊपर वाला सेम और नीचे वाला कंसेक्यूटिव है, देखो 34 35, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, यानी 51 कर दो, ठीक है, और नीचे वाले में जो सबसे बड़ा है उसको लिख दो, नीचे वाले में सबसे बड़ा है 35, तो इसको लिख दो, ठीक है, प्लस अभी इसको कुछ नहीं किया तो इसको जैसे का तैसे लिख दो, ठीक है, सॉरी 36, हाँ ठीक है। अब देखो फिर इस दोनों में फॉर्मूला लगेगा, यही सेम फॉर्मूला फिर इस दोनों में लगेगा, देख लो ऊपर वाला सेम है 51 51 और नीचे वाला कंसेक्यूटिव है, तो आप क्या करोगे, तो ऊपर वाले को एक बढ़ा दो, मतलब 52 कर दो, और नीचे वाले में जो सबसे बड़ा है उसका वैल्यू लिख दो, मतलब 36 लिख दो, तो इस तीनों का सम हो गया 52C36, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है, बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, एक लॉजिक है उसको अप्लाई करना है और हमेशा ये बनेगा। जैसे चलो एक थोड़ा सा घुमा के देता हूं, अगर बोला जाए n-1CR प्लस n-1CR प्लस 1, इसका वैल्यू पूछे, क्या बोलोगे। देखो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या बताया मैंने, कि ऊपर वाला सेम होना चाहिए और नीचे वाला कंजिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, मतलब एक R तो एक R प्लस 1 या R माइनस 1, ठीक है, कुछ भी कंजिक्यूटिव हो, तो ऊपर वाला सेम हो नीचे वाला कंसेक्यूटिव हो, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखते हो, तो ऊपर वाले में एक ऐड करते हो, तो ये n-1 है, इसमें एक ऐड करोगे तो n आ जाएगा, ठीक है। C नीचे वाला कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला है उसको रखोगे, तो R और R प्लस 1 में बड़ा वाला R प्लस 1 है तो आप इसको रख लोगे, तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका सम हो गया NCR प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला का लॉजिक याद रखना है, लॉजिक ध्यान में रखना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और फॉर्मूला रटोगे तो वो फेल कर जाएगा, ठीक है, कहीं आप भुला सकते हो, तो इसलिए फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला का जो लॉजिक है वो माइंड में फिट कर लेना है। जैसे इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 8CR माइनस 7C3 इक्वल टू 7C2 देन फाइंड R। R का वैल्यू फाइंड करना है, देख रहे हो यहाँ पे R जो दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर 8CR माइनस 7C3 इक्वल टू 7C2 है तो इस माइनस वाले को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 8CR इक्वल टू, इधर हो गया 7C2, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में 7C3। अब देख लो 8CR इधर होगा और ऊपर में या इधर
सॉरी इधर RHS में क्या है, तो 7C2 प्लस 7C3, मतलब ऊपर वाला सेम आ गया और नीचे वाला कंसेक्यूटिव आ गया। तो आप क्या करोगे, तो ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, यानी 7 है तो एक ऐड कर दो, 8 आ गया। और C, और क्या करोगे, तो और नीचे वाले में जो सबसे बड़ा है उसको लिख दो, यानी 3 लिख दो, तो ये हो गया 8CR इक्वल टू 8C3। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे आइदर R इक्वल टू 3 और R प्लस 3 इक्वल टू 8। ठीक है, R प्लस 3 इक्वल टू 8 भी हो सकता है। तो एक बार R का वैल्यू 3 आ गया और R प्लस 3 इक्वल टू 8 करोगे तो R का वैल्यू 8 माइनस 3 यानी आ गया 5। तो R का यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, 3 एंड 5, तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें इस फॉर्मूला का एप्लीकेशंस। और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इवेलुएट 20C5 प्लस समेसन R इक्वल टू 2 to 5, और इसमें R पुट करते जाना है 25 माइनस RC 4 में। ठीक है, 2 से 5 तक पुट करते जाना है। तो पुट कर दो, देख लो क्या आता है। हमको इवेलुएट करना है इसका वैल्यू 20C5 प्लस R का वैल्यू 2 रखो, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 यानी कि 23, 23C4। फिर अब R का वैल्यू 3 रखो, 2 से 5 तक जाना है, तो 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 22C4। फिर R का वैल्यू 4 रखोगे तो 21C4 आएगा। फिर R का वैल्यू 4 रखोगे, सॉरी 5 अब रखो, 4 तो रख चुके, 5 रखोगे तो 20C4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये इसका मतलब, ये समेसन का मतलब हम लोग ये लिख दिए यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये समेसन का मतलब लिखे। अब इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे ध्यान से देखना। ये 20C5 और ये 20C4 को एक साथ देखो। 20C5 प्लस 20C4, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला कंसेक्यूटिव है, 4 और 5 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप ऊपर वाले को एक बढ़ा दो। ठीक है, ये दोनों का सम करने जा रहे हैं। 20C4 और 20C5 का फॉर्मूला अप्लाई करो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला कंसेक्यूटिव, तो 20 से एक बढ़ा दो, मतलब 21C, और 5 है 4 है, तो बड़ा वाला लिखना है, यानी 5 हो गया, बस काम खत्म। अब ये सब लिख दो, ये तीनों बचा बीच में लिख दो। अच्छा, बीच में वाला लिखो तो उल्टा लिखो, ठीक है, क्योंकि ऐसे बड़ा सा तार नहीं जोड़ना पड़ेगा, नज़दीक रहेगा तो जल्दी से कनेक्शन हो जाएगा। फिर देख लो, ये 21C4 है, फिर इसको लिख दो 22C4, फिर ये 23C4 है। ठीक है, अब देखो ये दोनों को ध्यान से, ये दोनों को देख लो क्या है, ऊपर वाला सेम और नीचे वाला कंसेक्यूटिव। ऊपर वाला सेम है 21 21, तो आप क्या करोगे, एक बढ़ा दो, 22 कर दो, और नीचे वाला कंसेक्यूटिव है तो जो बड़ा है उसको लिख दो, यानी 5 लिख दो। ठीक है, प्लस अब ये दोनों बचा उसको लिख दो 22C4 अब प्लस 23C4। फिर देख लो, फिर अब इस दोनों को देखो, 22C5 और 22C4 को देखो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला कंसेक्यूटिव है, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, यानी 23C, और ये 5 और 4 है तो बड़ा वाला लिख दो, यानी 5। फिर इधर लिख दो 23C4। अब देखो फिर से ये फॉर्मूला यूज होगा, मतलब ऊपर वाला सेम, नीचे वाला कंसेक्यूटिव, तो ऊपर वाले में एक बढ़ाओ, मतलब 24C, और 5 और 4 में बड़ा है 5 तो 5 लिख दो। तो देख लो, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार ये फॉर्मूला आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार इस फॉर्मूला को यूज़ किए, सो ये फॉर्मूला तो अब माइंड में फिट हो ही गया होगा। ठीक है, इतना बार जो हम लोग देख चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसी पे एक मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ एज ए होमवर्क, इसको बनाना है। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो ये बन जाना चाहिए। क्वेश्चन है 47C4 और प्लस समेसन I इक्वल टू 1 to, या I या R ही लिखो, क्योंकि इसके क्वेश्चन इसके पहले वाला में R था, तो यहाँ पे लिखो R इक्वल टू 1 to 5, और यहाँ पे है 52 माइनस R, सॉरी 20 लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे है 52 माइनस R C3। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है।
ठीक है, इसको इसका वैल्यू बताना है, इसको इवेलुएट करना है, इसको इवेलुएट करना, देखना आपका आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, आंसर जो है सो मैं बता दे रहा हूं, आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 52C4। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 52C4, ये आंसर आएगा। ये अगर आंसर आ गया तो समझना आप सही बनाए हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखें, ये क्वेश्चन आप बना लेना, और आज हम लोग देखें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आज तो स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज हम लोग देखें, सॉरी कॉम्बिनेशन में हम लोग कॉम्बिनेशन का मतलब समझे। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखें, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखें, फिर एनसीआर का मतलब देखें, और फिर हम लोग यहाँ पे एनसीआर का प्रॉपर्टीज देखें, और एनसीआर का प्रॉपर्टीज के बाद ये उस पर कुछ क्वेश्चन देखें। 3 प्रॉपर्टीज अभी फिलहाल देखे हैं, और भी प्रॉपर्टीज आपको आगे मिलेगा, एनसीआर का और भी प्रॉपर्टीज आपको आगे मिलेगा। लेकिन आज इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तब तक ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में और मैं होमवर्क दूंगा, तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन बना लेना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वेश्चन बना लो और पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, टेक केयर।